जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी हाई कोर्ट स्टेनो टाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। 6 सितंबर 2015 का है और अभी वर्तमान में एमपी हाई कोर्ट ने स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1255 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया 30 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो रही है। 30 नवंबर से आप उसमें आवेदन कर सकते हैं और 30 दिसंबर 2021 तक उसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि इस बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से पूरी वीडियो देखकर आप जानकारी ले सकते हैं। ये दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आज हम यह समझेंगे कि असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट का यह जो एग्ज़ाम होता है, यह एक ही एग्ज़ाम होता है दोनों के लिए, चाहे आपका स्टेनोटाइपिस्ट हो या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 हो। ठीक है, ये एक ही एग्ज़ाम होगा। इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है, इसके बाद में आपका जो मेंस होता है वह आपकी दक्षता टेस्ट होता है। यदि आपने असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए डाला है तो उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, और स्टेनो के लिए डाला है तो उसमें आपका जो है स्टेनो का उसमें टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें एक प्री होता है, इसके बाद में मुख्य आपका होता है दक्षता। तो यहाँ पर ये प्री रहता है। ठीक है, दोनों के लिए एक ही होता है, स्टेनोटाइपिस्ट 2, 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 का। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, पूरे 100 क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें से आज हम समझेंगे किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, किस किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके राज्य व्यवस्था से। ठीक है, जो भी हाई कोर्ट के एग्जाम होते हैं इसमें राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका संविधान हो, पॉलिटी हो। यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से राज्य व्यवस्था से देखने मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा संविधान की किस सूची से संबंधित है। शिक्षा जो है संविधान की किस सूची से संबंधित है। तो हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं, जिसमें राज्य के और केंद्र के जो विषय हैं ने अलग अलग किया गया है। कौन सा विषय यहाँ पर राज्य के अंतर्गत आता है, कौन सा यहाँ पर केंद्र का विषय होगा। ठीक है, और कौन से यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षा जो है यह किसका है, यह किससे संबंधित है। तो शिक्षा संबंधित है समवर्ती सूची है। 3 सूचियाँ हैं, एक तो है आपकी संघ सूची। संघ सूची में जो भी विषय हैं यहाँ पर 97, ठीक है, 97 विषय हैं जो केंद्र सरकार जिन पर केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का, उसका उनका क्रियान्वयन करने का। ठीक है, राज्य सरकार के अधीन यहाँ पर 66 से 66 है, और समवर्ती सूची दोनों में यहाँ पर 47 है। ठीक है, तो यहाँ पर जानने के लिए बहुत कुछ है जिन्हें हम अपनी क्लासेज में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा संविधान किस अनुसूची से संबंधित है। तो ये हमारी संविधान सूची हो जाती है, यह केंद्र का भी विषय है और राज्य का भी विषय हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ऑप्शन 1 उच्चतम न्यायालय, संसद, संविधान या फिर राष्ट्रपति। तो संविधान में अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है। तो अधिकारों का रक्षक माना गया है किसे, उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर हमारी संसद के 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 250, और ये जो उपराष्ट्रपति है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होती है यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। संसद का, भारत में संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हमें बताना है।
तो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए यहाँ पर 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो होता है या तो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है या फिर ये जो हो सकता है संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो जो लोकसभा में न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है यहाँ पर। ठीक है, तो 25 वर्ष में प्रधानमंत्री बना जा सकता है। ऑप्शन मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की आयु 25 वर्ष होती है, राष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष होती है, उपराष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष होती है, सरपंच बनने की आयु 21 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरदर्शन से हाल ही में अपना एक नया चैनल शुरू किया है। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2015 का है। ठीक है, तो 2015 में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूरदर्शन ने हाल ही में अपना एक नया चैनल शुरू किया है, यह कौन सा है? तो उस समय पर कौन सा चैनल शुरू हुआ था? डीडी किसान चैनल शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? ये तो यहाँ पर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर भूगोल से क्वेश्चन देखने को मिला है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। गैंडा के लिए, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। एक और राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों हैं जो कि असम में है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है कहाँ पर? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का लेक भी स्थित है, खारे पानी की जो लेगुन लेक है कि ये आपको याद रखना है। उड़ीसा या फिर उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आप बिल्कुल मुफ्त में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तो हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर ही रहे हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? 1857 का जो विद्रोह था यह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, मेरठ। ठीक है, मेरठ में क्या हुआ था 1857? सबसे पहले तो यहाँ मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे ने कह सकते हैं आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद मई 1857 की घटना है जब 85 जो इंडियन सोल्जर थे जो अंग्रेजों के लिए कार्य करते थे, अंग्रेजी सेना में काम करते थे, भारत के कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक अफवाह फैलाई उस समय पर कि कारतूसों में गाय की और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो 85 सैनिक थे इन्होंने विद्रोह कर दिया और उन कारतूसों को उपयोग करने से मना कर दिया था और यहीं से शुरू हुई 1857 की महान क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है?
तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से भारत की जो प्राचीनतम श्रृंखला है अरावली की श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अरावली की जो श्रृंखला है यह सबसे प्राचीन श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सागर बांध स्थित है यहाँ पर चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान योजना किससे संबंधित है? भूदान योजना किससे संबंधित है? तो भूदान योजना जो संबंधित है विनोबा भावे से, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक विधिक अधिकार है। जो सूचना का अधिकार है यह एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो श्वेत क्रांति दोस्तों जो संबंधित हो जाते हैं ये हमारी दुग्ध उत्पादन संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दुग्ध उत्पादन हेतु 1989 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, वहीं से ये श्वेत क्रांति शब्द यहाँ पर निकल के आया था, ऑपरेशन फ्लड से। कब हुआ था ऑपरेशन फ्लड? तो 1989 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति जो संबंधित दुग्ध से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका जो प्रसिद्ध है यह प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 4 एक्स का करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के 3 स्थान ऐसे हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक तो आपका है क्या, खजुराहो। ठीक है, खजुराहो के अलावा दूसरा है हमारा सांची के सपूत और तीसरा है भीमबेटका। ये 3 स्थान हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है मध्य प्रदेश की। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह स्वच्छ भारत अभियान जो है प्रारंभ किया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कब चालू हुआ था? तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और यह कब किया गया था? गांधी जयंती पर किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो गांधी जी थे यह बहुत ही स्वच्छता प्रेमी मानव थे, तो इन्हीं की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को जो स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। ठीक है, गांधी जी की जन्म जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम भारत में शुरू किए गए हैं। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, महत्वपूर्ण है, 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया है? तो पंचायती राज्य की शुरुआत की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो ये दोनों याद हैं, एक तो स्वच्छता अभियान आपको याद रखना है, दूसरा पंचायती राज की शुरुआत आपको याद रखनी है 2 अक्टूबर से। ठीक है, इसके अलावा और भी कार्य हैं जो कि 2 अक्टूबर को किए गए हैं, लेकिन ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो होता है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता जो होता है यह सरकार में राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में जो है जापान के 2 शहरों पर, एक तो था आपका हिरोशिमा, दूसरा था नागासाकी पर बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, कब गिराए थे? तो यह गिराए थे 1945 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। 1945 में गिराए थे। 2 शहरों पर गिराए थे, एक तो हिरोशिमा है, दूसरा नागासाकी। तो पहले कहाँ पर गिराया गया था? तो दोस्तों पहले गिराया गया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर गिराया गया था 5 अगस्त को, 5 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को जस्ट 3 दिन बाद में नागासाकी पर बम गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। ये आपको कैसे याद रखना है? तो यहाँ पर आपको नागा से याद रखना है 9। ठीक है, नागा से याद रखना है 9, मतलब 9 अगस्त, N फॉर नागा साकी और N फॉर 9। तो यहाँ नागा और 9 एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हिरोशिमा पर 5 तारीख को, नागासाकी पर 9 तारीख को 1945 में अगस्त में बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा जापान पर दूसरे वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, ब्रज भाषा किस भाषा की उपबोली है? ब्रज भाषा किस भाषा की उपबोली है? तो दोस्तों ब्रजभाषा उपबोली है, यह हिंदी की उपबोली है, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, हिंदी की बहुत सारी उपबोलियां हैं, जो भी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं वो
भारत में हिंदी की ही उपबोली मानी जाती है यहाँ पर। लेकिन ब्रजभाषा जो है यह किस भाग की उपबोली है, तो यह जो है पश्चिमी हिंदी की, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की उपबोली है ब्रजभाषा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। पनडुब्बियों में वस्तुओं को किस चीज की सहायता से देखते हैं? पनडुब्बियों में वस्तुओं को किस चीज की सहायता से देखते हैं? तो दोस्तों जो पनडुब्बी होती है ये पानी के नीचे रहती है, ठीक है, लेकिन वस्तुओं को देखना पड़ता है पानी के ऊपर। तो अब किस सहायता से देखेंगे वस्तुओं को पनडुब्बी के अंदर? तो यह देखा जाता है ये पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस्कोप क्या होता है? तो इसे दोस्तों मिरर की हेल्प से बनाया जाता है, मिरर की सहायता से बनाया जाता है। इसमें कुछ इस प्रकार से मिरर को सेट किया जाता है, जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ की चीज ये ऑब्जेक्ट है, इसे हमें देखना है। ये मान के चलते हैं ये पेरिस्कोप लगा हुआ है, ये लगा हुआ पेरिस्कोप, ये हमारी यहाँ पर पनडुब्बी है, ठीक है, ये यहाँ पर पानी की सतह है। तो यहाँ पर एक मिरर लगा दिया जाएगा इस प्रकार से कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी इस मिरर पर बनेगी, और इस मिरर से कन्वर्ट होकर इमेज कहाँ पर जाएगी? नीचे वाले मिरर पर जाएगी, और नीचे वाले मिरर से ये सामने कन्वर्ट होकर पनडुब्बी पर दिखाई देगी। इस प्रकार से बनाया जाता है पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ पर नगर बसाए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नगर योजना यहाँ की प्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय से माना जाता है, लेकिन अब यह भारत में नहीं है, अब यह कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अब भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन है तक्षशिला के बाद में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कुछ वर्षों तक पाकिस्तान के लिए हमारे रिजर्व बैंक ने काम किया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। पीसी कल्चर संदर्भित करता है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है ये हमें बताना है। रेशम से संबंधित है, कीट पालन से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है, मुर्गी पालन से संबंधित है। तो दोस्तों पीसी कल्चर जो संबंधित हो जाता है यहाँ पर मछली पालन से यहाँ पर संबंधित हो जाता है पीसी कल्चर, या फिर नीली क्रांति भी मछली पालन से ही संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा सेरीकल्चर होता है, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित होता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, सेरीकल्चर रेशम कीट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दक्षिण की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से दक्षिण की गंगा कौन सी होती है? कावेरी को, कृष्णा नदी को, गोदावरी को, या फिर नर्मदा नदी को? दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लोकनायक की नाम से जो जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण लोक नायक की उपाधि से यह जाने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है 29। वर्ष 2014-15 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, तीसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष 2014-15 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह जो पुरस्कार है यह दिया गया था सानिया मिर्जा को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। सानिया मिर्जा को दिया गया था 2014-15 का खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और अगला है क्वेश्चन नंबर 30। लिखा हुआ है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को टेस्ट, यह भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। चौथा करंट अफेयर के यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में पराजित किया। इसके पूर्व भारत ने किस वर्ष में श्रीलंका को श्रीलंका में ही टेस्ट श्रृंखला में पराजित किया था, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है यह काफ़ी टफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो खेल में इंटरेस्ट नहीं रखता है, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखता है, उस पर यह क्वेश्चन सही कर पाना बहुत अधिक मुश्किल होता है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग तुक्का जरूर मार के आए, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो तुक्का आप बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1993 में भारत ने श्रीलंका को श्रीलंका में ही टेस्ट क्रिकेट में पराजित किया था।
ये यूनिक जीत थी, कह सकते हैं यूनिक विक्ट्री थी, इसीलिए इसे करंट अफेयर में पूछ लिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे गणित एवं विज्ञान से आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के रहे, इसमें एमपी जीके के भी क्वेश्चन देखे, ऑल इंडिया जीके के भी क्वेश्चन देखे, करंट अफेयर के भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले। जीके में हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी भूगोल एक ही है। ठीक है, हिस्ट्री, इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अब आते हैं मैथ पर। यहाँ पर मैथ एवं विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं कितने मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट है मैथ का। अब यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है, लिखा हुआ है 7589 में निम्न में से कौन सी संख्या घटाने पर इतने प्राप्त होगा, 3434 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या कर देंगे, 7589 में से हम 3434 को घटा देंगे, तो हमारी वो संख्या आ जाएगी जो हमें 7589 में से घटाने पर 3434 प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 4155 को यदि 7589 में से घटाया जाता है तो 3434 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैथ के क्वेश्चन का लेवल काफ़ी सिंपल रखा गया है। यह 2015 का क्वेश्चन पेपर है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं 2021 में, तो 2021 में 22 में यह एग्जाम होगा, तो आपको बता दें क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वह थोड़ा सा, यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर रह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन पेपर है 2015 का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 896 में से 8 से भाग देने पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। 896 में 8 से भाग देने पर कौन सी संख्या आएगी, तो 896 को हम किससे 8 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 1 1 यहाँ पर कितने 1112 आ जाएगा, 112 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4500 का 90% निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी। 4500 का 90% निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों 45 का 10% कितना होगा, तो 450 जो है 4500 का 10% हो जाएगा। और जब 4500 में से हम 410 को घटा देंगे तो हमारा 90% आ जाएगा। तो जब हम 450 को 4500 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4050 हमारा आंसर आना चाहिए। देखते हैं 4050, ऑप्शन नंबर 2 4050 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 01 + 0 + 0.01 प्लस 0.001, यदि हम इन सभी को ऐड करते हैं तो प्राप्त संख्या कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 0.1 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 0.01 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 0.001 ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आ जाएगा यहाँ पर 1111। ठीक है, 4 1 यहाँ पर आने चाहिए, 1.1111। ऑप्शन नंबर देखते हैं 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, 1.1111 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रस्सी की लंबाई 1200 मीटर मापा गया है। एक रस्सी की लंबाई को 1200 मीटर मापा गया है। मापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी थी। रस्सी की सही लंबाई क्या है। ठीक है, एक रस्सी को मापा गया है, 1 मीटर की छड़ से मापा गया है। यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं है कि जो छड़ थी वह 1 मीटर की थी। ठीक है, 1 मीटर की छड़ से मापा गया है, तो 120 बार यहाँ पर मापा गया होगा, लेकिन इसकी जो लंबाई है वह 3 सेंटीमीटर अधिक थी। तो 3 सेंटीमीटर इंटू 120 करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे जो सेंटीमीटर निकल के आ जाएंगे 360 सेंटीमीटर यहाँ पर अधिक निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने मीटर बढ़ जाएगी, 3.6 मीटर यह बढ़ जाएगी। 3.6 तो 120 मीटर प्लस 3.6 मीटर, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए 123.6 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, 123.6 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा।
तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं की योग का एक फॉर्मूला होता है। सिंपली हमें जितने तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए तो 17 इंटू 18 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। इसे कट कर देंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 7 63, 6 9 1 9 और यहाँ पर 15, 153 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमें 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए तो हम करेंगे 20 इंटू 21 अपॉन 2, इसे हम कट कर देंगे, 10 आ जाएगा, 210 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक छोटा सा फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के योग करने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लिखा हुआ है वह संख्या कौन सी है जिसे 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। वह संख्या कौन सी है जिसे 12 और 15 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस दशा में सबसे पहले तो हम 12 से भाग देकर देख लेंगे और 15 से भाग देकर देख लेंगे। यदि एक शेष बचता है चारों ऑप्शन में तो वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे 12 और 15 का ले लेंगे लघुत्तम। तो 12 और 15 का लघुत्तम एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चारों संख्याओं में 60 से डिवाइड करके देख लेंगे, जिसका शेषफल 1 आता है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है 361 को यदि हम 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा एक शेषफल आ जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 5-6 बार यहाँ पर हो जाएंगे, 36 आ जाएगा शेषफल 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। लिखा हुआ है अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 होगा। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। तो अंतर कितना है दोस्तों, 6 वर्ष का है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अनिल की आयु x मान लेते हैं, सुधीर की आयु x + 6 मान लेते हैं। ठीक है, माना। इसके बाद में क्या करते हैं हम, यहाँ पर 6 है तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो x + 4 यहाँ पर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा x + 10। ठीक है, इस 6 में 4 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा बिल्कुल सिंपल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 8 क्वेश्चन हमें मैथ से देखने को मिले। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और विज्ञान से क्वेश्चन को देखेंगे। विज्ञान से पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। संगमरमर से बनाया जाता है, बॉक्साइट से बनाया जाता है, चूना पत्थर से बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे, जिप्सम से बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों रेशम कहाँ से प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो रेशम जो प्राप्त होती है रेशम के कीटों से प्राप्त होती है, रेशम कृमि के लार्वा से। ऑप्शन नंबर रेशम कृमि के प्यूपा से प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। रेशम कृमि के प्यूपा से प्राप्त होती है। रेशम पालन को क्या बोलते हैं, तो सेरीकल्चर से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो यह दोस्तों होता है विकिरण विधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। विकिरण विधि के द्वारा होता है पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है आकाश का रंग नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण हमेशा तब पड़ता है जब चंद्रमा, यहाँ पर चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण सबसे पहले तो आपको बता दें जब ये हमारे यहाँ पर चांद हो जाता है, ये पृथ्वी हो जाती है और ये सूर्य हो जाता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ये जो पृथ्वी की छांव होती है, पृथ्वी की ये जो छांव होती है चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ती है तो वह ग्रहण के रूप में हमें दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से पड़ता है चंद्र ग्रहण। लेकिन इसे कब माना जाता है कि चंद्र ग्रहण पड़ा है, तो जब चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्णिमा को ही अक्सर चंद्र ग्रहण पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब चंद्रमा पूरा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जब भी हाइड्रोजन बम का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही देश आता है, कौन सा आता है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया और वहाँ का वो तानाशाह गोल किम जोंग उन। ठीक है,
उसी ने बनाया था सबसे बाद में। यहाँ पर जो लेटेस्ट हाइड्रोजन बम के परीक्षण हुए थे वो अभी उत्तर कोरिया में भी हुए थे 1-2 साल पहले, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है? तो वैसे तो हाइड्रोजन बम बहुत सारे देशों के पास है, रूस के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना, भारत, सबके पास है, ठीक है। किस पर कार्य करता है? तो जो हाइड्रोजन बम होता है यह नाभिकीय संयोजन संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो परमाणु बम होते हैं, परमाणु बम किस पर कार्य करते हैं? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं परमाणु बम। ये दोनों आपको याद रखने हैं, संयोजन पर हाइड्रोजन बम और विखंडन पर परमाणु बम कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में गर्मी किसके कारण होती है? सूर्य के प्रकाश में गर्मी किसके कारण होती है? तो सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होती है यह किसके कारण होती है? यह होती है इंफ्रारेड किरणों के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। यूवी रेज जो होती हैं, इंफ्रारेड किरणें, इनके द्वारा होती है गर्मी प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? माचिस की तीली पर जो रोगन लगा होता है वह किसका होता है, ठीक है। तो यह होता है दोस्तों फास्फोरस होता है। जब फास्फोरस से रगड़ते हैं तो उसमें आग लग जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, फास्फोरस। माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? तो फास्फोरस का मसाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर डेंगू के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों मच्छर जो होते हैं, एक तो यह डेंगू के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है, दूसरा है मलेरिया के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के मच्छर होते हैं। तो डेंगू के लिए जो उत्तरदायी होता है यह कौन सा होता है? एडिज इजिप्टी मच्छर जो होता है यह डेंगू के लिए उत्तरदायी होता है। और मलेरिया के लिए जो उत्तरदायी होता है यह मादा एनोफ्लिस जो मच्छर होता है यह मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। और दोनों आपको बता दें, ये चाहे एडिस इजिप्टी हो या फिर एनोफ्लिस हो, ये दोनों फीमेल मच्छर होते हैं, क्योंकि नर मच्छर तो काटता नहीं, फीमेल मच्छर काटते हैं। और ये पहले से ही संक्रमित होते हैं और जब ये किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसे भी संक्रमित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही। एडिस इजिप्टी डेंगू के लिए होता है और मादा एनोफिलिस मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है, बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्रों के द्वारा, माता के गुणसूत्रों के द्वारा, माता के लोथर वर्ग के द्वारा, फिर पिता के लोथर वर्ग के द्वारा। तो आपको बता दें जो गुणसूत्र होते हैं, पिता के गुणसूत्रों पर बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, ठीक है। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। इसमें से जो फीमेल होती है, फीमेल में 23 में से 23 गुणसूत्र जो होते हैं एक्स होते हैं, ठीक है। और जो मेल होते हैं, मेल में 22 गुणसूत्र एक्स होते हैं और 1 गुणसूत्र होता है बाय, ठीक है। तो ये जो बाय होता है यही लिंग निर्धारित करता है, ठीक है। 1 गुणसूत्र बाय होता है, यही बाय जो होता है ये लिंग निर्धारित करता है। तो किस पर? पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है बच्चे का लिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक फल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? तो आलू, प्याज, लहसुन या फिर मिर्च। तो इनमें से जो फल हो जाता है हमारा कौन सा फल होगा? तो आलू, प्याज और लहसुन जो है यह कंद है, जड़ के प्रकार हम कहते हैं सकते हैं। जो आलू है यह तना का प्रकार है, प्याज तने का प्रकार है, लहसुन क्या है? जड़ है, ठीक है। ये सभी जमीन के नीचे होते हैं, इन्हें हम कंद बोलते हैं। जो भी जमीन के नीचे उगता है उसे हम कंद बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर उगता है उसे हम फल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। मिर्च जो है यह क्या है? फल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है तो नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, या फिर नजदीक एवं दूर स्थित दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या फिर ना ही नजदीक और ना ही दूर की वस्तुओं को देख सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों नाम जरूर होता है निकट दृष्टि दोष। देखने में या फिर पढ़ने में हमें ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष है तो उसे निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, या फिर दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। लेकिन असल में होता है इसके विपरीत है। यदि किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसे निकट की ही वस्तुएं अच्छे से देखेंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है। लेकिन जिसे दूर दृष्टि दोष है वो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकता
सकता है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों विज्ञान का क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। यदि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। और अभी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं हिंदी से। हिंदी से कितने क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो हिंदी से लगभग यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमें देखने 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी को आप इसकी मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप हिंदी के ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि हिंदी को हम पढ़ेंगे तो ना तो ये आपको ठीक से समझ में आएगी, ना ही मैं उतने अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, समय केवल उन्हीं को याद रखता है जो धारा के खालिस्तान में बह नहीं जाते हैं। ठीक है, तो समय केवल उन्हीं को याद रखता है जो धारा के प्रवाह में नहीं बहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को स्वयं यहाँ पर देख सकते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देश प्रेम में कौन सा समास हो जाता है, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी क्वेश्चन को आप स्वयं देखें यहाँ पर। इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चन को भी आप स्वयं देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन को आप स्वयं देखें। इंग्लिश को भी यदि यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो ना तो आपको ठीक से समझ में आएगा और पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन को भी आप स्वयं देखें। यहाँ पर दोनों के कितने क्वेश्चन हैं, दोनों की यहाँ पर 20 क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश से। PDF को आप डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आते हैं दोस्तों कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के। कंप्यूटर की स्पेशल क्लासेस बहुत जल्द लाई जाएंगी। कंप्यूटर की वीडियो आपको मिलेगी चैनल पर। कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान, MPG के और ऑल इंडिया GK और करंट अफेयर, ये 5 सब्जेक्ट को यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे चैनल पर। तो चैनल को आप लोग रेगुलर विजिट करते रहें और जो वीडियोस आती हैं उन्हें जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन आपको बता दें जो एग्जाम रहेगा आपका, एग्जाम में आपके क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है, लिखा हुआ है गो टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन प्रेस। यदि आप किसी भी टेक्स्ट के बिगिनिंग में जाना चाहते हैं, किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर के पास जाना चाहते हैं, या फिर कोई भी पेज है आपका, आप पेज टाइप कर रहे हैं तो उसके आप फर्स्ट कैरेक्टर के पास कर्सर ले जाना चाहते हैं, तो क्या प्रेस करेंगे। ठीक है, होम की, पेज अप की, एंटर की या फिर पेज डाउन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसे प्रेस करेंगे, होम की का इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड के होम की को आप प्रेस करेंगे तो किसी भी पेज के आप बिगिनिंग में आ जाएंगे, उसकी शुरुआत में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कैनर स्कैन्स। अ स्कैनर स्कैनर जो होता है वह क्या स्कैन कर सकता है, तो ओनली पिक्चर, केवल पिक्चर को, बोथ द पिक्चर एंड टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, नीदर पिक्चर और नॉर टेक्स्ट, ना तो पिक्चर को और ना ही टेक्स्ट को, या फिर ओनली टेक्स्ट को। तो जो एक स्कैनर होता है वह स्कैन कर सकता है बोथ को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, केवल एक्सेल के जो क्वेश्चन है, थोड़ी एक्सेल के क्वेश्चन में बस प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल है। यदि इस लेवल पर क्वेश्चन पेपर सेट होता है, यदि हाई कोर्ट का यह इस लेवल पर क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो गर्दा मचा देंगे। 1 नंबर से स्टडी करेंगे, 1 नंबर से तैयारी करेंगे। ठीक है, इसी के लेवल पर इससे थोड़ी और हाई लेवल पर तैयारी करेंगे, मॉडरेट लेवल पर तैयारी करेंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल पर तैयारी करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए एग्जाम में। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर क्वेश्चन, विच इज द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। कौन सी निम्नलिखित में से जो है कौन सी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम या फिर हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाती है आपकी हार्ड डिस्क जो होती है। हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क इस प्रकार से होती है, हार्ड डिस्क में चैम्बर बने होते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये राउंड बहुत सारी वहाँ पर कैसेट टाइप से हार्ड डिस्क में सेट होती हैं, और एक में चैम्बर वहाँ पर बने होते हैं। ठीक है, ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर एक सेट है, किसका है, प्रोग्राम का सेट है, जो कि इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यहाँ पर हो जाता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर। ऐसे प्रोग्राम का सेट है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कार्य करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा। जावा क्या है, तो जावा दोस्तों एक लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम
पेज डिजाइन कर सकते हैं, वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, वेब पेज HTML प्लस जावा से डिजाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जा सकता है जावा लैंग्वेज। तो जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 86 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउज सिम्युलटेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन। ठीक है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि पढ़ने की और लिखने की दोनों अनुमतियां प्रदान करती है? तो रैम दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह पढ़ने की और लिखने की दोनों परमिशन हमें प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विच टेक्नोलॉजी इज इश्यूड विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो सीडी में उपयोग किया जाता है दोस्तों लेजर टेक्नोलॉजी का, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। लेजर के जरिए सीडी में डाटा को स्टोर किया जाता है और उसी लेजर के जरिए सीडी से डाटा को इंपोर्ट किया जाता है, सीडी से डाटा को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो लेजर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बारकोड? बारकोड क्या है? बारकोड का मीनिंग क्या है? तो बारकोड आपने देखा होगा, किसी कोई भी प्रोडक्ट होता है इस प्रकार से ब्लैक कलर में ये जो लाइन खिंची होती है बहुत सारी, ठीक है, ये बारकोड होता है, इसे स्कैन किया जाता है जो बारकोड रीडर होता है उससे। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों? ये क्या है? आइडेंटिटी कोड होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाए। किसी प्रोडक्ट का यह आइडेंटिटी कोड होता है जिसमें बहुत सारी वहां पर सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज OMR, सॉरी व्हाट इज OMR? OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR सीट जो अभी ऑफलाइन जो क्वेश्चन हो, ऑफलाइन जो एग्जाम होते थे उसमें जो रेड कलर की सीट दी जाती थी जिसमें राउंड राउंड गोलों से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे और उसमें आंसर करते थे। ठीक है, ब्लैक करके ऑप्शन को, तो वो हमारी होती थी OMR सीट। लेकिन ये जो OMR होता है क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर। उस मार्क को ऑप्टिकल रीडर के द्वारा पढ़ा जाता था। जो भी ब्लैक कलर होता था उस ब्लैक कलर के जरिए एक विशेष प्रकाश उस सीट पर डाला जाता था ऑप्टिकल रीडर के जरिए, जिसे पढ़ा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा होता था ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच की इज यूज टू रीनेम अ फाइल। यदि आप एक फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो किस की का उपयोग करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, ये MS एक्सेल से। MS एक्सेल में हम F2 का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो F2 का वहाँ पर प्रयोग करेंगे। शॉर्टकट की है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अंडरलाइन द टेक्स्ट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में यदि हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, MS एक्सेल से यहाँ पर जो डाटा एंट्री वाले स्टूडेंट है, ठीक है, डाटा एंट्री के लिए MS एक्सेल को ही ज़्यादातर सेलेक्ट किया जाता है, एक्सेल में ही ज़्यादातर एंट्री की जाती है डाटा की, इसलिए यहाँ पर एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों MS एक्सेल में अंडरलाइन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उपयोग करते हैं Ctrl+4 का। यदि आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी रो में यदि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+4 यदि आप प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों MS वर्ड में अंडरलाइन करने की। तो MS वर्ड में यदि आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा? टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+U का प्रयोग करेंगे तो वो MS वर्ड में अंडरलाइन हो जाएगा, और MS एक्सेल में Ctrl+4 यदि आप प्रेस करेंगे तो MS एक्सेल में अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ द वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। जिस भी एक्सेल होती है, ये एक्सेल सीट होती है, वर्क सीट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो भी एक्सेल होती है, एक सीट के अंदर 3 वर्क सीट आती हैं, इसमें हम डाटा को इनपुट करते हैं, ये हमारी एक सेल होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्क सीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन MS एक्सेल इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसे? तो हम क्या बोलते हैं इसे? सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में है सेल यहाँ पर। तो
यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर फॉलोइंग जो है डिवाइस वो इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो ऐसी डिवाइसेस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ स्टोर करते हैं, उससे कुछ निर्देश देते हैं। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से हम टेक्स्ट इनपुट करते हैं, माउस है तो माउस से हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इससे हम किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो प्रिंटर हो जाता है यह इनपुट डिवाइस नहीं होगा, यह एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड अ कंप्लीट रो इन MS Excel वर्कशीट। MS Excel वर्कशीट को ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी एक MS Excel वर्कशीट है, ठीक है। ये जो खड़ी लाइन होती है ये कॉलम होती है, ये आड़ी लाइन होती है ये रो होती है, ठीक है। तो इस रो को हाइड करने के लिए, इसे छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का आप प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे माउस से जिस रो को आप छिपाना चाहते हैं। इसके बाद में हम क्या प्रेस कर देंगे, तो इसके बाद में हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल 9 सिलेक्ट करेंगे, तो वो रो जिसे हमने सेलेक्ट किया है वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, लिखा हुआ है द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, जो गीगाबाइट है यह मिलकर क्या बनाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब होगा गीगाबाइट जो है यह इससे क्या बनता है, तो गीगाबाइट से क्या बनता है दोस्तों, मेगाबाइट बनता है। गीगाबाइट मतलब GB, ठीक है। GB से बनेगा यहाँ पर GB, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, मतलब जो गीगाबाइट होता है, GB होता है, इससे यह किसके रेफर से बनाया जाता है, मतलब जो GB हमारा बनेगा यह किससे बनेगा, MB से बनेगा। तो 1024 MB से मिलकर बनेगा हमारा 1 GB, ठीक है। और 1024 GB से मिलकर बनेगा हमारा 1 टेराबाइट या फिर 1 TB, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनेगा हमारा क्या, गीगाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 96 है व्हाट इज द करेक्शन एरर इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। करेक्शन एरर को क्या बोलते हैं, किसी प्रोग्राम में यदि कोई एरर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बगिंग बोलते हैं। यदि कोई एरर आती है तो उसे हम बगिंग बोलते हैं। जब उस बगिंग को करेक्ट कर दिया जाता है तो उसे हम डीबगिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी भी एरर में करेक्ट कर दिया जाता है, उसे ठीक कर दिया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, डीबगिंग। और कोई एरर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बगिंग बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को और क्या बोला जाता है, तो दोस्तों जंक ईमेल को बोला जाता है स्पैम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप ईमेल का उपयोग करते हैं तो ईमेल में एक स्पैम नामक फोल्डर होता है, ईमेल के अंदर देखेंगे वो जंक ईमेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट एंटर रो इन MS Excel वर्कशीट। MS Excel में किसी भी सीट को, एंटर रो को क्या करने के लिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू द सिलेक्ट एंटर रो इन MS Excel। MS Excel वर्कशीट में रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करेंगे उस रो को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और उसे हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का उपयोग करते हैं, ठीक है। रीनेम करने के लिए F2 का उपयोग करते हैं। F4 का उपयोग अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आज हमने यहाँ से देख लिए, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला है WAN, WAN इज, WAN क्या है, तो WAN क्या है कि वाइड एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। WAN क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन द टर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। GUI का जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों यह था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जहां से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।